हमारे साथ सैयद मूसा मौजूद हैं, एनालिस्ट हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मूसा कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये जो एक मिशन गया है, आई रियली वांट कि आप इस पर कमेंट करें। हमने डिप्लोमेटिक वेज को जो इख्तियार किया और बहुत सेंसिबली हमने हर जगह पर एक लॉजिकल और हर तरीके से मुदब्बर अंदाज के साथ अपने मौक़िफ़ को पेश किया, और उसकी कड़ी एक ये डेलीगेशन का जाना भी है। आप क्या समझते हैं कितना इम्पोर्टेंट था इस तरह से डिप्लोमेसी को बेहतर करना, और पाकिस्तान ने किया? जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत मैच्योर और टाइमली रिस्पांस था पाकिस्तान की तरफ से। फॉरेन पॉलिसी रिक्वायरमेंट भी थी कि आपके पास एक ओपनिंग मिली है इंडियन एग्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से आप बहुत हद तक अपने इस नैरेटिव को तकवीत भी दे सकते हैं। आई थिंक इंडिया की कमज़ोरी एक साइड पे, अगर आप पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसके पूरा का पूरा एक्सपेंस देखें तो आपको पता लगेगा कि जी ये किस कदर इंपॉर्टेंट पोजीशन रही है। आपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के भी की एनवॉयस के साथ आपने मीटिंग की। आई थिंक जो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की वो ये थी कि जी यूएन चार्टर की जो वायलेशंस हैं वो किस किस लेवल पे किस किस अंदाज में हो रही हैं, हो सकती हैं। इंडिया ऑब्वियसली नैरेटिव देता आ रहा है कि जी हमने अपनी तरफ से न्यू नॉर्मल चाहते हैं। बस की तरफ आई थिंक बिलावल साहब का ये कहना है कि दहशतगर्दी की बेस के ऊपर पाकिस्तान पे अटैक होना और उसको न्यू नॉर्मल के तौर पे इंडिया को इस्टेब्लिश करना, ये इंटरनेशनल लेवल पे भी अनएक्सेप्टेबल है। और हमने बहुत लेवल्स पे देखा कि जी पाकिस्तान को रिसेप्शन भी मिली। आपने रशिया के साथ आपने टेलर्ड रिस्पॉन्स किया, अभी हम अमेरिका के अंदर गए हैं तो वहाँ पे एक मल्टी लेवल एफर्ट होगी। तो इन चीज़ों को देखते हुए आई थिंक पाकिस्तान लीगल फ्रंट्स पे तो ऑपरेट कर ही रहा है, पर साथ साथ इंडिया जिस नैरेटिव को चाहता है कि जो वो बाय इन किया जाए फेस वैल्यू पे, पाकिस्तान उसके अंदर मजीद दलीलें दे के उसको मजीद फैक्चुअली ग्राउंड करके डिफरेंट कैपिटल्स में डिफरेंट अंदाज में उनके साथ ट्रैक्शन हासिल कर रहा है। ये बताते हुए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, देखें इंडिया भी इस किस्म की कोशिश करने की प्रोसेस में रहा है अपने तरफ से, तो वो यही नैरेटिव देते हैं, पर वो ट्रैक्शन नहीं मिल पा रही। हमने देखा कि जी जब कोलंबिया के अंदर भी जब शशि थरूर साहब गए और जब नैरेटिव दिया तो उनका फिर एडमिशन क्या निकला कि कोलंबिया ने भी पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के नैरेटिव के साथ अलाइन हुए। उन्होंने पाकिस्तान की सैक्रिफाइसेस को भी और जो अटैक्स के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे उसको सराहा। तो आई थिंक इंडिया के बहुत लेवल्स के ऊपर जितना जितना इंडिया अपने वेट से बढ़कर पुश करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की जो मल्टी लेवल एफर्ट है वो मल्टीलैटरल और बायलैटरल फोरम्स पे बहुत अच्छी तरह से असरअंदाज हो रही है। मूसा आपने भी बात की कि इंडिया भी कोशिश कर रहा है, बट हमने देखा है कि चाहे उनके जो एयर फोर्सेस के सरबराहान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो इस सारे एपिसोड्स के बाद, या फिर हम उनके चीफ ऑफ स्टाफ की एक इंटरव्यू देखें जो उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिया, उसके अलावा या हम कोई भी नरेंद्र मोदी हो उनकी स्पीचेस देख लें जो गुजरात में उन्होंने स्टूडेंट्स से खिताब किया, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जो उनके बयानात हैं उसमें तजाद हमें नज़र आता है। चाहे वो हमारे जो फाइटर जेट्स उनके शूट किए गए हैं उस हवाले से हो, या दीगर के इनिशिएट किसने किया पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने, जो स्टेटमेंट्स में तजाद है, जो एक बयानिया वो डिप्लोमेटिकली बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट्स ऑल इन वेन, कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा। और आपने भी कहा क्या इंडिया अपना झूठ सच साबित करने की कोशिश में इतनी नाकामी का सामना कर रहा है, या हमेशा से इनकी जो डिप्लोमेसी है वो इस हवाले से वीक रही है? ये देखिए काफ़ी हद तक हमेशा से इस तरह रही है। आप उसके अंदर अगर प्रूफ पॉइंट्स देखें तो इंडिया इकोनॉमी और बाकी चीज़ों पे तो बात करे, बट इंडिया का हमेशा एक डिफेंसिव और रिएक्शनरी अप्रोच रहा है। अगर आप रशिया यूक्रेन वाली चीज़ में भी देखें उसमें भी यही था कि जी क्योंकि हमारे पास एनर्जी और उन चीज़ों के लिए हमारी डिमांड्स हैं तो हम जी अपने कद से बढ़कर जो है पोस्चरिंग करेंगे। चीन के लिहाज से भी जब वो स्टैंड ऑफ हुआ था बॉर्डर पे तो इंडिया ने नैरेटिव ये दिया कि जी हमारे लिए बड़ी सक्सेस स्टोरी थी, हम बड़ी डिटरेंस कर रहे हैं, हालांकि हकायक जो है वो कुछ और कहते थे। आई थिंक इस लेवल पे इंडिया की तरफ से बहुत ही डेस्परेशन का आलम है, बिकॉज मोदी साहब को भी जब आपने देखा उन्होंने अपोजिशन मेंबर्स को कंसल्ट तक नहीं किया जब उन्होंने इस डेलीगेशन को इकट्ठा किया, और बात इत्तेहाद की करते हैं। अमेरिका के अंदर भी जब जा रहे हैं तो हमने देखा कि यूनिवर्सिटीज़ से लेके थिंक टैंक्स तक इंडिया के अंदर बहुत हद तक ये डेस्परेशन पाई जा रही है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को हमने लेजिटिमेट करना है। अब इसको अगर आप ज़रा एक ब्रॉडर सेंस के अंदर देखें तो आप हकायक से हट के आप एक नैरेटिव को बाय एंड सिक्योर करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इस तरह दुनिया नहीं चलती। और आई थिंक जिन लोगों को भी ये खाम ख्याली थी कि जी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फैक्ट ड्रिवन है, तो आई थिंक दे आर इन फॉर अ ह्यूज सरप्राइज, बिकॉज
अगर आप देखते हैं कि जी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जब इंडिया के साथ इस किस्म के नैरेटिव को आप बाय इन करते हैं तो हकायक का फज नहीं कर सकते। पूरी दुनिया के सामने है कि जी एस्केलेशन कहाँ से हुई, पूरी दुनिया के सामने है कि जी 5 लाख से ज़ायद जो है वो फौजी आपने इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर एम्प्लॉय किए हुए हैं और बात अमन की कर रहे हैं। और जहाँ तक वाटर शेयरिंग की बात, मैं पहले भी बात कर चुका था कि ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, क्योंकि इसके अंदर अगर आप किसी किस्म की भी फ्लेक्सिबिलिटी डिनाई करते हैं एक ऐसी पार्टी को, पाकिस्तान को, जिसका लेजिटिमेट राइट है, तो वो पे वॉरफेयर के अंदर आता है। तो इंडिया इन चीज़ों से बरक्स हो के अगर वो ये चाहता है कि जी आप ट्रम्प साहब से लेके अगर आप पूरी दुनिया के अंदर कैपिटल्स को इंगेज करके आप बाय इन सिक्योर करेंगे इंडिया के लिए, तो आई थिंक दैट्स नॉट गोना वर्क। हाँ, व्हाट इज गोना वर्क इज कि जी पाकिस्तान जो एक काउंटर ऑफेंसिव के ऊपर जाके चीज़ों को क्लियर करवा रहा है यूएन चार्टर के साथ, इंटरनेशनल लॉ के साथ, बायलैटरल कमिटमेंट्स के साथ। आपने ओआईसी के अंदर भी देखा, मल्टीलैटरल फोरम्स पे भी देखा, यूएनएससी के साथ भी देखा, और बहुत हद तक सपोर्ट आया है। फ्रांस ने भी कहा कि जी कंस्ट्रक्टिव कॉम्पोजिट डायलॉग होना चाहिए। तो आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से एक काफ़ी क्लियर सिग्नल है इंडिया को कि जी दी ओनली कंट्री जो कि रेजिस्ट कर रहा है डायलॉग को वो इंडिया है। अगर आपने एक्चुअल टर्म्स के ऊपर आके बात करनी है, देन यू हैव टू नेगोशिएट डायरेक्टली। तो लेट्स सी कि इंडिया कहां तक जाता है। और अगर नैरेटिव की बात है, ये तो फिर डेस्परेशन के ही नताइज हमें नजर आ रहे हैं। डेस्परेशन के नताज नज़र आ रहे हैं और वो बार बार आ रहे हैं। शशि थरूर को जो उन्होंने पॉइंट किया है काउंटर पार्ट जो बिलावल भुट्टो जरदारी का है, वो भी एक बहुत पुराने और जो कह लें बेहतर इंडियन साइड से देखा जाए तो एक डिप्लोमेट हैं। डू यू थिंक कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरह से अभी सारी सिचुएशन को टैकल किया है इंटरनेशनल फोरम से ड्यूरिंग द वॉर वाला एपिसोड भी, अब कुछ काउंटर स्ट्रैटेजी के लिए वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट सर्टेन पॉइंट्स? I think we do need to be a bit careful about certain points because देखें the situation जो है वो काफ़ी delicate है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में ये जो साइड सिचुएशन हुई उसके ज़ाहिर बात है, then you are talking about आप सिविलियन कैजुअलिटीज़ की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं तो एस्केलेशन की बात ही बनती है। और फिर दूसरी बात फिर ये आती है कि जी आप खित्ते के अंदर अननेसेसरी अलार्म पैदा नहीं करना चाहते। तो आई थिंक पाकिस्तान की जो क्रेडिट में बात जाती है, बिलावल साहब की भी डिप्लोमेसी में वो रिफ्लेक्ट होता है कि पाकिस्तान एक टाइट रोप को चल रहा है। पाकिस्तान इंडिया की तरफ सिग्नलिंग तो करता है बट वो स्टैंड अलोन नहीं है। वो ये है, इट इज़ मोर ऑफ अ रिएक्शन टूवर्ड्स के इंडिया की तरफ से जो एक बहुत ही सेंसिटिव इशू को डाउन प्ले करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की तरफ से फोकस ये है कि जी जो स्टेटस को जो है साउथ एशिया के अंदर वो आप ऐसा ना मेंटेन करें जिसके अंदर एक मुल्क यानी कि इंडिया एक अटैक को प्रीटेक्स्ट बना के वॉर की तरफ बात को लेके जाए और फिर कहे कि जी कुछ हुआ नहीं है और जस्टिफाइड है, क्योंकि दैट इज अ वेरी डेंजरस अजम्पशन। तो आई थिंक पाकिस्तान उस लैंग्वेज और उस सेंसिटिविटीज के इर्द गिर्द जब ऑपरेट करता है उसकी ट्रैक्शन बनती है, क्योंकि अमन की तरफ एक एक्चुअल टैंजिबल क्रेडिबल स्टेप नजर आता है आपको। तो आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से टू पुट इट वेरी क्लियरली इट इज लेस अबाउट इंडिया, इट इज मोर अबाउट के इंडिया रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है और क्या चीज वो प्रपोज करने जा रहा है लॉन्ग टर्म में। ए पहली बात है ये सस्टेनेबल नहीं है, बी डायलॉग की तरफ आपको आना पड़ेगा, थ्री कि जी अगर आप नहीं आते तो उसकी कॉस्ट क्या होंगी। तो आई थिंक जब पाकिस्तान चीज़ों को ले आउट करता है मुल्कों के सामने, तंजीमों के सामने, तो फिर उनके अंदर भी एक अवेयरनेस पैदा होती है कि यार द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन इज ह्यूज। और इंडिया ऑन द अदर एंड इज जस्ट ट्राइंग टू रिएक्ट, वो एक डॉग फाइट के अंदर इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं कि जी पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान ऐसा है। भाई ये नैरेटिव ना पहले बाय इन हुआ था ना अब होगा, और इंडिया अगर इस चीज़ को परस्यू करता है मजीद तो खुद ही नुकसान उठाएगा। मुझे तो ये नजर आता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आसिम मूसा, इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से भी पाकिस्तान ने पॉइंट रेस किया है यूएन के अंदर, एंड सिंस यूएन इज़ द गार्डियन ऑफ दिस ट्रीटी, डू यू थिंक कि इसमें जो हमने डोजियर्स शामिल किए हैं जिसमें इस चीज़ को भी मेंशन किया गया है कि हमें बार बार पानी बंद करने की जो धमकी दी जा रही है इंडिया की जानब से, यूएन इसके हवाले से भी कोई एक्शन वी कैन एक्सपेक्ट? कि एक्शन नहीं तो इंडिया को इस बात को मेक श्योर कराए कि ये जो ट्रीटी है जिसके ऊपर वो बार बार धमकी दे रहा है पाकिस्तान को, ये कहीं ना कहीं यूएन इसका गार्डियन है, दे कांट डू इट लाइक दिस। जी आई थिंक यूएन काफी हद तक रोल प्ले कर सकता है कंस्ट्रेंट्स को पैदा करने में, क्योंकि देखें यूएन रिप्रेजेंट्स होल लॉट ऑफ कंट्रीज कमिंग टुगेदर। यूएन का अगर आप फ्रेमवर्क को देखें, बहुत सी सब लेवल के ऊपर तंजीमें हैं जो एक साथ काम करती हैं, उन तंजीमों के इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, नेटवर्क्स हैं लोकल लेवल्स पे। तो यूएन को आप सिर्फ एक बाइनरी सेंस में नहीं देख सकते कि वो काम करते या नहीं करते। इट रिप्रेजेंट्स अ ह्यूज नेटवर्क जिसके अंदर पाकिस्तान की इंग्रेस होके ट्रैक्शन मिल सकती है, क्योंकि आप देखते हैं साइड लाइन पे भी डिप्लोमेसीज होती हैं।
जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है, देखें इंडिया ने जो अबेयंस की बात की है उसके अंदर क्लॉज अवेलेबल नहीं है। साथ साथ आप ये जो बिलियंस के प्लान्स अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स करवा के आप उस चीज़ को कोर्जन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, प्रेशर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। इन मूवमेंट्स को देखते हुए पाकिस्तान जो है वो यूएन के साथ मिलके एक रिस्क एनालिसिस करवा सकता है कि जी ये जो मूवमेंट्स हो रही हैं इंडिया की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, एक तरफ लीगल फ्रंट को ना कंप्लाई करें, दूसरी तरफ से आप पाकिस्तान से धमकियां दें, तो जी इसके जो लॉन्ग टर्म इम्प्लिकेशंस हैं, जो असरात हैं, वो खित्ते के लिए पाकिस्तान के लिए किस किस्म के हैं, क्या ये सस्टेनेबल है और किस हद तक ये इन चीज़ों को वायलेशन में रखता है। क्योंकि देखें यूएन के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट इस तरह भी बहुत मिल सकता है क्योंकि देयर आर मेनी कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कि वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स के साथ साथ चलते हैं। इसको काफ़ी हद तक एक इस्टेब्लिश चीज़ भी समझा जाता है और जबकि क्लाइमेट की जब इतने ज़्यादा असरात जिसके अंदर यूएन का बहुत बड़ा रोल है, तो उसके अंदर फिर इंडिया की इस मजीद पॉस्चरिंग के अंदर पाकिस्तान के जो रिस्क असेसमेंट्स हैं उसको मजीद तकवीत मिल सकती है। तो आई थिंक यूएन परसेप्शंस को मैनेज करने में और कंटिजेंसीज को पैदा करने में कि जी जो एग्जिट स्ट्रैटेजीज होंगी वो क्या होंगी, उसको पाकिस्तान के हक के अंदर निगोशिएट करवाने में एक आला किरदार पैदा कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान को मोमेंटम चाहिए, फैक्ट्स हमारे पास हैं, अपोजिशन भी हमारे पास हैं, इंटरनेशनल ट्रैक्शन जब आप देते हैं तो फिर इंडिया के पास स्पेस सैचुरेट होती है। आई थिंक दैट्स वेयर द यूएन कम्स इन। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सैयद मूसा, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सैयद मूसा हमारे साथ मौजूद थे जी। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत बेहतर अंदाज में कंडक्ट कराई जा रही है और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में एक डेलीगेशन इस वक्त इस मिशन पे है और पाकिस्तान ने बहुत अच्छे और बेहतर अंदाज में इसको पोर्ट्रे किया। लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी, और इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। डॉक्टर गज़नफ़र अली ख़ान हमारे साथ मौजूद है, माहिर ज़हरे उमूर, इनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर आमिर आलमगीर हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि माहिर माहौलियात है, उनको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो डॉक्टर गज़नफ़र की तरफ चलेंगे। डॉक्टर साहब, सब ये जो मंसूबा है, मैं चाहूँगी थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं कि ये कितना हेल्पफुल भी होगा और क्या इसके टारगेट्स या गोल सेट किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। अभी इस पे एक आइडिया कंसीव किया गया जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, और उस आइडिया के तहत ये है कि मोटरवेज़ के अतराफ़ और नेशनल हाईवेज़ के अतराफ़ जो खाली ज़मीन है उस पर फलदार दरख्त लगाए जाएं। अब ये जो मैं समझता हूँ कि आइडिया की हद तक ये बड़ा फैसिनेटिंग आइडिया है, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो फलदार दरख्त ही लगाए जाएं। जो मुझे नज़र आ रहा है कि आगे चल के फलदार दरख्तों की बड़ी महदूद तादाद होगी, असल में दूसरे दरख्त लगाए जाएंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसमें सबसे पहले तो आपकी जो मोटरवेज़ हैं और हाईवेज़ हैं उनमें सेफ्टी के इश्यूज़ हैं। आई एम सॉरी, नहीं नो वाइज जी। हमारी जो मोटरवेज़ हैं दुनिया की बेहतरीन मोटरवेज़ में से हैं। आपको अनइंटरप्टेबल रोड्स मिलती हैं जिस पे कोई मुदाखलत नहीं है, साइडों से कोई जानवर कोई इंसान दाखिल नहीं हो सकता। दोनों साइडों पे आपके सामने है बाड़ें लगी हुई हैं। तो ये जो अनइंटरप्टेबल रोड्स हैं, अगर हम फलदार दरख्तों पे जाएंगे तो ये शायद इतना फिजिबल नहीं होगा। सो हमें एक मिक्सअप इसमें करना पड़ेगा। कुछ फलदार दरख्त होंगे कहीं कहीं जहाँ फिजिबिलिटी होगी, और जहाँ पे फिजिबिलिटी नहीं होगी वहाँ दूसरे दरख्तों पे जाना पड़ेगा। असल जो इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज का, वो है इस वक्त क्लाइमेट चेंज के हवाले से, कार्बन क्रेडिट्स के हवाले से। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की जो गैस इमिशंस हैं वर्ल्ड में वो लेस देन 0.5% हैं, लेस देन 0.5%। वेयर एज पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटी है, जो पाकिस्तान माहौलियाती मसाइल का शिकार है, वो टॉप 10 कंट्रीज़ में है। अब इस पे जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये कमिटमेंट्स की गई थी कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्प आउट किया जाएगा और कार्बन क्रेडिट्स दिए जाएंगे, तो कार्बन क्रेडिट्स का ये बेसिकली मंसूबा है। तो मैं नहीं देखता कि इसमें वो 100% फलदार दरख्त लग जाएंगे। फलदार दरख्तों में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उनकी बहुत ज़्यादा निगहदाश्त की ज़रूरत होती है। उसमें उसकी लगातार आबपाशी है, उसके कल्चरल ऑपरेशंस हैं, उसके मज़दूर बहुत ज़्यादा चाहिए,
उसके ऊपर स्प्रेज होते हैं, फिर फल जब लग जाता है उसको इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है, जो गालबन हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे हाईवेज़ के अतराफ। ठीक है डॉक्टर साहब, चूँकि डॉक्टर आमिर आलमगीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर आमिर, ये जो भी डॉक्टर गजनफर ने बात की है, इससे आप किस हद तक अग्री करते हैं? और जाहिर है कि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने रेस किया है कि ये प्रोजेक्ट या ये जो प्लानिंग है ये सुनने में तो बड़ी फैसिनेटिंग लग रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, ये आप भी हमें थोड़ा बताइएगा। देखिए, पाकिस्तान तो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज की हिट लिस्ट में लास्ट 20 ईयर से टॉप ऑफ द लिस्ट हमें नज़र आ रहा है। टॉप 10 में हम पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, और पिछले 20-25 साल से हमें यही नज़र आ रहा है कि बातों की हद तक तो बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है वो मेरे ख्याल में इतना ज़्यादा नहीं है जितना अब होना चाहिए। और ऑलरेडी इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कम से कम भी हमें 15 से 20 साल तक मुस्तकिल काम करना होगा। और सिर्फ ट्री प्लांटेशन मसला नहीं है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए एक आम आदमी को भी हमें आगाही जो है वो देनी होगी। अच्छा, अब इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें कि जो इस तरह की प्लांटेशन हो रही है, तो मैं एक बात कहूँगा कि हम पाकिस्तानियों के लिए है कि हम हमेशा देर कर देते हैं। जब हमारे सर के ऊपर चीज़ें आकर मुसल्लत होती हैं और हमें एहसास होता है कि अब तो लाजमी करना पड़ेगा, तब हम इस तरफ आते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं डॉक्टर गजनफर की बात से इत्तेफाक करूँगा कि ये जो मोटरवेज़ पे जो दरख्त लगाए जा रहे हैं, इसमें जो फ्रूट ट्रीज़ हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे। उससे कुछ फ़वाइद तो हासिल होंगे, लेकिन उसके साथ बहुत सारे मसाइल हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मोटरवेज़ होती हैं, ये एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए एक बहुत अहम हैसियत रखती हैं। इसमें अकेडमिया से जो भी यूनिवर्सिटीज़ इस पे काम कर रही हैं, इन्वायरमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, बॉटनी के डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे ज़रूर हेल्प ली जाए, जो साइंटिस्ट हैं, और इस चीज़ की हेल्प ली जाए कि कौन सा दरख्त किस स्पेसिफिक रूट पे लगाना है, और उसमें इस बात को प्रायोरिटी देनी चाहिए कि वो कितना कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करेगा। यहाँ कार्बन क्रेडिट की बात हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे एक अहम बात कहना चाहूँगा कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी इंपॉर्टेंट है कि बेशक वो दरख्त तादाद में कम हो, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को सिक्वेस्ट्रेट कर रहा होगा, तो वो भी हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ एडअप होनी चाहिए। और हमारे पास वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं, फ्रूट ट्रीज़ के अलावा भी हम वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं जिसके ज़रिए हम एयर पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर सकते हैं। पॉल्यूशन का लेवल हमारा जो है वो हमेशा, आपने देखा होगा पाकिस्तान के जो मेगा सिटीज़ हैं, कराची हो, लाहौर हो या पेशावर हो, ये हमेशा टॉप 5 और टॉप 10 सिटीज़ में जो है इनका शुमार होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन ये सस्टेन होना चाहिए। ठीक है डॉक्टर आमिर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, चूँकि डॉक्टर गजनफर, अभी डॉक्टर आमिर ने बात की कि सस्टेन होना चाहिए, और फलदार दरख्तों के अलावा देयर आर लॉट ऑफ स्पीशीज़ जो कि इस सारे चीज़ का जो पर्पस है उसको सर्व कर सकती हैं। एज ए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, व्हाट डू यू थिंक कि हमारा एक मुल्क एग्रीकल्चर कंट्री है, ऑलरेडी हम ज़राअत को लेकर दो के हम बहुत बेहतर हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जिद्दी टेक्नोलॉजी हो, मुख्तलिफ चीज़ें, हमें चैलेंजेस रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में ऐसे प्रोजेक्ट्स का लाना फिजिबल कितना है? और वही बात है कि हम और स्पीशीज़ को भी तो यूटिलाइज़ कर सकते हैं जस्ट टू एलिमिनेट और एरेडिकेट पोल्यूशन। जी, इसमें देखें, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में फ़्रूट की कोई कमी नहीं है। आप सब गवाह हैं कि पाकिस्तान की तमाम दुकानें, तमाम सड़कों के किनारे जो रेड़ियाँ लगी हुई हैं, ठेले लगे हुए हैं, सब फलों से भरे हुए हैं। हमें जिस चीज़ की शॉर्टफॉल का सामना है वो सबसे बड़ा है हमारा एडिबल ऑयल। हम आज $4 अरब का एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। $3 अरब का इंडोनेशिया से आ रहा है, $1 अरब का मलेशिया से आ रहा है। सो ज़्यादा बेहतर ये होगा, मेरी तजवीज़ ये है कि हम जहाँ पे फिजिबल हो हम ऑयल पाम ट्रीज़ की प्लांटेशन करें। ठीक है। और उसमें हैज़र्ड्स भी कम हैं हाईवेज़ के हिसाब से। फॉर एग्ज़ाम्पल, आंधियाँ बहुत तेज़ चलती हैं, उससे उसकी शाखें गिर के सड़क पे आने का चांस कम है, उसके इंटरकल्चरल ऑपरेशंस कम हैं, उसने साल में एक दफ़ा फल लेना है। फ्रूट ट्रीज़ की जो कि मैनेजमेंट बहुत हैवी है, और इसकी ब्रांचेस का गिर गिर के तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैज़र्ड हो सकता है, सड़कों पे आए डेब्रीज उसका। तो मेरी तजवीज़ ये है कि हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे ऑयल पाम ट्रीज़ को रखें, उसके बाद जहाँ कहीं फिजिबल हो हम फ्रूट ट्रीज़ रखें, जहाँ पे हम सिर्फ एक्सेस दे सकते हों कि हमारे लिए फिजिबल है लोगों को एक्सेस देना। अदरवाइज़ हमारा वो कॉन्सेप्ट ही फौत हो जाएगा कि हमारी अनइंटरप्टेबल रोड्स हैं।
ठीक है। अच्छा डॉक्टर गज़नफ़र, एक और बात जी, जो आपने भी कहा कि हमें जो प्रायोरिटीज़ हैं उस पे फोकस करना चाहिए। फ्रूट्स जो फलदार दरख्त हैं उसकी, ठीक है, आपकी बात एक हद तक ठीक है, लेकिन अब मसला ये है कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। वी रियली नीड टू आइडेंटिफाई दैट एज वेल। प्रोजेक्ट्स आना, हम हमेशा इसके हक़ में होते हैं कि अगर आवाम की बेहतरी के लिए और क्लाइमेट चेंज रिलेटेड इश्यूज़ पे बात हो रही है, बट अभी डॉक्टर आमिर ने वही बात की कि सिर्फ दरख्त लगाना क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स में नहीं है, हमें आवाम को भी आगाही देनी है। और इसी तरह एग्रीकल्चर रिलेटेड इश्यूज़ पे भी वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस टू पीपल कि ये चीज़ें क्या है, इनको कैसे करना है, किसानों की हद तक भी। आप क्या समझते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज़ पहले क्या होनी चाहिए और इस तरह के प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है? जी बिल्कुल, आप बजा फरमा रही हैं। खुशकिस्मती से इस वक्त जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। अभी नवंबर में जो COP 29 हुई है बाकू में, उसमें जिस तरह से इन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ को शोकेस किया है, जिस तरह से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे अपना केस बिल्ड किया है, दुनिया को ये रिमाइंड करवाया है कि 6.8 ट्रिलियन की फंडिंग जो है टूवर्ड्स डेवलपिंग कंट्रीज़ वो पेंडिंग है। ये बहुत लॉडेबल चीज़ें हैं। और एनवायरनमेंट के लिहाज से जो किसानों की बात है, तो इसमें ऑलरेडी एनवायरनमेंट जो क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट है वो पाकिस्तान के बायोसेफ्टी रूल्स लेके आया था 2005 में। उसके नतीजे में पाकिस्तान में बीटी कॉटन इंट्रोड्यूस कराई गई। ठीक है। अब बीटी कॉटन वो कपास की फसल है जिस पे स्प्रेज कम होते हैं, जो सुंडियों के अगेंस्ट हम पहले स्प्रे करके अपने माहौल को बहुत ज़्यादा आलूदा कर रहे थे, उसमें खातिर खा कमी आई। इसी तरह की नई टेक्नोलॉजीज़ लाने की ज़रूरत है कि हम फार्मिंग लेवल पे बीटी कॉटन की तरह और टेक्नोलॉजीज़ भी लेके आएँ। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर आमिर, आप इसी बात को थोड़ा वाइंड अप कीजिएगा, और जो डॉक्टर गज़नफ़र ने बात की है, डू यू एग्री विद दैट? डॉक्टर आमिर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, डॉक्टर आमिर को मेरी आवाज़ नहीं जा रही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। डॉक्टर गज़नफ़र अली ख़ान हमारे साथ मौजूद थे जी, और हम इस प्रोजेक्ट सब्स पाकिस्तान के प्रोजेक्ट के हवाले से बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस वक्त सिबल हमारे साथ मौजूद है। सिबल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और कैसे, थोड़ा सा हमें बताएं, आपका डेब्यू था ये किसी भी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप के अंदर, और ये वो चैम्पियनशिप है जिसमें पहली बार किसी खातून ने किया। हाउ डू यू फील अबाउट इट? बहुत अच्छा फील हो रहा है। फर्स्ट टाइम मास्टर एशियन चैम्पियनशिप जो कि दोहा कतर में हुई, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और इसका जो था ये स्पॉन्सर था जो कि IK ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO अरशद खान तुर्क हैं, और उसके साथ साथ वो पाकिस्तान मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। तो उन्होंने स्पॉन्सर किया और मैं पाकिस्तान से बाहर जाकर मेडल लेकर आई। ज़बरदस्त। तो मुझे कंपटीशन में बताएं, कितनी जो कैटेगरी मैंने बताई है इसमें कितना डिफ़िकल्ट था और कितने प्लेयर्स थे, थोड़ा सा इस हवाले से मैं बताएं। जी 25 कंट्रीज़ थी और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स थे, जिनमें इंडिया भी था, बट इंडिया में मेन की टीम थी, वुमेन की टीम नहीं थी। तो काफ़ी टफ था, बट थैंक गॉड कि हम लोगों ने ये अचीव किया। ट्रेनिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग थी। मॉर्निंग में 2 आवर कर रहे थे, शाम को 4 घंटे ट्रेनिंग कर रहे थे। जो मेरे कोच मलिक राशिद थे वही ट्रेनिंग करवा रहे थे। ठीक है, तो जो आपकी ट्रेनिंग हो रही थी उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर रही थी? आपने अपना डाइट, अपनी कैटेगरी को कैसे मेंटेन किया, थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं। जी ट्रेनिंग जो थी वो एक शेड्यूल के मुताबिक चल रही थी। डाइट भी जो डाइट प्लान था उसी के मुताबिक जो थे यूज़ कर रही थी मैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का इस्तेमाल कर रही थी मैं। मटन, बीफ, स्मूदीज़, नट्स, ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही थी। और ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ग्राउंड ट्रेनिंग भी हो रही थी, स्पीड ट्रेनिंग यूज़ कर रहे थे, एंड्योरेंस और टेक्निक पे फोकस कर रहे थे वेट लिफ्टिंग की, कि स्नैच और क्लीन जग कैसे इन्हांस की जा सके। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सिबिल, मुझे थोड़ा सा बताएं कि ज़ाहिर है जब आप वहाँ पे गई तो और भी मुल्कों के लोग आए हुए थे और ख़वातीन,
ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस आपने फील किया? जी, पाकिस्तान में तो इंटरनेशनल इक्विपमेंट्स नहीं है, ना प्रॉपर जिम है वुमेन के लिए। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, अगर हम उनको देखें तो वो अपने प्लेयर्स को फुल अकोमोडेट करते हैं, उनको कैंपिंग देते हैं, उन्होंने ऐसा कंपटीशन वाला माहौल दिया होता है जो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें क्या वजह आप समझती हैं? सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, फेडरेशन इतनी स्ट्रांग नहीं, इश्यूज क्या है? गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है ठीक है। बेसिकली देखिए तो। एंड व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से सपोर्ट हो सकती है? गवर्नमेंट सपोर्ट इस तरह कर सकती है कि हम लोगों को प्रॉपर एक जिम दिया जाए, उसमें इंटरनेशनल इक्विपमेंट प्रोवाइड किया जाए, और जब हम लोग नेक्स्ट इवेंट के लिए पाकिस्तान से बाहर जाएं, गवर्नमेंट उन्हें फुल्ली सपोर्ट करे। तो अभी आप जिन कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती हैं, आपकी फेडरेशन करती है या स्टेट की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आपको मिलती है? जी बिल्कुल। ये जो हम अभी मैं दोहा कतर गई थी, तो ये जो हमारे पाकिस्तान मास्टर वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अरशद खान तुर्क थे, उन्होंने ही मुझे स्पॉन्सर किया था। ठीक है, तो मुझे बताएं ख़वातीन का कितना रुझान है इस वेट लिफ्टिंग की तरफ? विद टाइम आई थिंक मैंने बहुत सारी लड़कियों के इंटरव्यूज़ किए हैं जो वेट लिफ्टिंग की तरफ आ रही हैं और ज़ाहिर है उनका इंटरेस्ट भी है। सो व्हाट डू यू फील के ओवर टाइम कितना चेंज आया है? काफ़ी चेंज आया है, बट ये जो है थोड़ी सी एक्सपेंसिव गेम है इक्विपमेंट के हवाले से, डाइट के हवाले से, बट अगर प्रॉपर बच्चों को कैंपिंग दी जाए तो इससे काफ़ी ज़्यादा टैलेंट जो है वेट लिफ्टिंग में भी आगे आ सकता है। ठीक है, हमारे प्लेटफॉर्म से सिबिल क्या मैसेज देना चाहेंगी? बहुत सारी लड़कियां आपको देख रही हैं और कोई मैसेज आप? जी बिल्कुल, जितनी भी लड़कियां मुझे देख रही हैं वो आगे आएँ। हर फील्ड में लड़कियां जो हैं वो मेन के इक्वल राइट्स के मुताबिक चल रही हैं, तो एजुकेशन फील्ड हो, मेडिकल हो, स्पोर्ट्स हो, आप आगे आएँ। और अगर कोई भी वेट लिफ्टिंग करना चाहता है, फ़ीमेल करना चाहती हैं, तो हमारी खुद की एकेडमी है ट्विंकल स्वेल के नाम से, आप उधर आके हम लोगों से ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो आगे कोई ऐसी चैम्पियनशिप या कंपटीशन जिसके लिए आप तैयारी करी हो? जी बिल्कुल, अभी नेक्स्ट जो है टारगेट वर्ल्ड का है, तो मैं यही चाहूँगी कि पूरा पाकिस्तान मुझे अगेन दुआओं में याद रखे ताकि मैं वर्ल्ड टाइटल को भी जीत के आ सकूँ। लवली, थैंक यू वेरी मच सिबिल, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाएँ। सिबिल सुहेल हमारे साथ मौजूद थे। जी, वर्ल्ड जो चैम्पियनशिप है, वेट लिफ्टिंग मास्टर्स चैम्पियनशिप है, जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है कि पहली दफ़ा किसी खातून ने ये मेडल इस चैम्पियनशिप में अपने नाम किया, और सिंस ये सिबिल का पहला इंटरनेशनल डेब्यू भी था वेट लिफ्टिंग के हवाले से, तो उस पर इनको डबल मुबारकबाद की मेडल जीत कर आई हैं, और आगे जो इनकी तैयारी है उसके लिए बहुत सारी दुआएं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तौसीफ सभी गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हैं महकमा दाखिला पंजाब के, इनको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी कैंपेन है, आई मस्ट अप्रिशिएट, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे बच्चों को ये गुड टच बैड टच का कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, बट स्कूल्स के हद तक हमें पर्सनल लेवल पे भी देना है। थोड़ा सा इस कैंपेन का ओवरव्यू दीजिएगा हमें। वेरी काइंड ऑफ यू जी, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और पब्लिक टीवी का आपका बहुत शुक्रिया, और हमारे तमाम मीडिया का जो इस कैंपेन में, इंतहाई इंपॉर्टेंट कैंपेन में हमारा साथ दे रहा है। मिस अर्मिला, अगर हम स्टैट्स पे गौर करें, ख़ास तौर पे पिछले साल पे हम गौर करें 2024 पे, तो आपको पाकिस्तान में 3000 प्लस केसेस नज़र आते हैं बच्चों से सिर्फ जिनसी इस्तेहसाल के। बिल्कुल। तो जब हम इन स्टैट्स पे गौर करते हैं तो बड़ा वाज़ेह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये नैरेटिव है कि मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, जिन्हें अमूमी तौर पे कमज़ोर समझा जाता है, ख़वातीन, बच्चे, उनकी आवाज़ बना जाए, उनके लिए हेल्प आउट उनको किया जाए। तो होम डिपार्टमेंट पंजाब लॉ एंड ऑर्डर स्पेसिफिक चीज़ें देखता है, और ये हमारे लिए एक बड़ा मसला है। तो हमने फिर उसको इन्विजन किया, सेक्रेटरी दाखिला अरुण मैंगल साहब ने, ही इज़ द टीम लीडर, और हमने उसमें बैठ के सोचा कि क्या तरीक़ाकार हो सकता है। पहला तो ये था कि सिंपल जिस तरह हम एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स करते हैं उस तरह कुछ बनाया जाए, आपके हमारे बच्चों के साथ कुछ शूट किया जाए और एक मैसेज दिया जाए। तो हमने इसको रिजेक्ट किया, कीपिंग इन व्यू हमारी अपनी सोसाइटी, कि इसमें टैबूज़ क्रिएट होते हैं, इसमें आप बच्चों से नफी कर देते हैं कि ये वो बच्चा है जिसके साथ बैड टच हुआ था या खुदा ना खास्ता कुछ बुरा हुआ। तो थोड़ा मुश्किल रास्ता इख्तियार किया। पाकिस्तान में ये पहली अपनी नौयत की कैंपेन है जिसमें हमने 2 हीरोज़ डेवलप किए, हया एंड बहादुर, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बड़ा अच्छा इसमें रिस्पॉन्स आ रहा है। ये 2 मासूम बच्चे हैं जो सुपर नेचुरल नहीं हैं, दे आर नॉट सुपरमैन और आयरन मैन, नॉर्मल बच्चे हैं लेकिन अवेयर हैं। उनके दादा जान उनको बताते हैं कि बेटे
आपको कैसे छुआ जाए तो ये बुरा है, या और आपको तो पहला पर्पज़ हमारा था इनको अवेयर किया जाए। अगर बच्चे अवेयर हो जाएं, उन्हें ये पता चल जाए कि व्हाट इज़ अ बैड टच, तो हमें बेचैनी होगी और फिर हमें आवाज़ कैसे बुलंद करनी है। बच्चे सबसे करीब उनके कौन है? वालिदैन। तो हमने सादा लफ्ज़ों में एक स्लोगन बनाया, शोर मचाएं, अम्मी अब्बू को बताएं। बिल्कुल सही। और बच्चे महफूज तो पंजाब महफूज, इसी को हम लेके जाएंगे, बच्चे महफूज पाकिस्तान महफूज। बिल्कुल ठीक तो है। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट कि बच्चों को अवेयर किया जाए थ्रू एनिमेशन जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, और उनको ये सिखा दिया जाए इन दो कैरेक्टर्स के थ्रू कि उनकी पर्सनल स्पेस क्या है, और अगर कोई उसको इन्वेड कर रहा है तो उन्हें शोर मचाना चाहिए, ताकि हम अगले सालों में खुदा न खास्ता ऐसे केसेस ना देखें। अच्छा सभी साहब, आपने भी इम्पोर्टेंट बात की है, टैबू। हमारे यहाँ अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चले, ये तो एक गुड टच बैड टच आई थिंक इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर हम अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, बट बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्कूल्स या टीचर्स स्टिल दे आर वेरी रिलक्टेंट, वो बच्चों को उस तरह से खुलकर नहीं बता सकते। एंड आई थिंक एक मासूम जहन है, उसको एक तरीके से समझाया जाए। आप बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की काउंसलिंग, उनकी अवेयरनेस, टीचर की अवेयरनेस, ये कितनी ज़रूरी है? बहुत ही ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी। अभी हमने बेसिकली कुछ डोमेन्स है जिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। सबसे पहली डोमेन है कि हम ये जो एनिमेटेड सीरीज़ है इसमें 5 एपिसोड देंगे। ठीक है। अभी सेकंड एपिसोड इस वीक में आ रही है, फर्स्ट एपिसोड ऑलरेडी आपने देखी और आई एम वेरी ग्लैड कि आपने सब नाज़रीन को भी दिखाई। तो हम 5 एपिसोड्स में 5 सिनारियोज के साथ एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या हो सकता है और आपको कैसे बताना चाहिए। नंबर 2, इसमें बहुत ही, क्योंकि बच्चे हैं, मासूम हैं और सेंसिटिविटी टॉपिक में भी बहुत ज़्यादा है, तो हम मोहतात अंदाज में उनको ग्राफिक्स और एनिमेशन के ज़रिए बता रहे हैं कि आपके जिस्म के कौन से हिस्से हैं जहाँ के हवाले से आपको ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। वो आप देखेंगे थर्ड और सेकंड एपिसोड में इस पर ज़्यादा बात होगी। तो एक तो ये बताया जाएगा, और ये कैंपेन बिल्कुल भी सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, एनिमेशन बच्चों के लिए मौजूद है। हमारा सेकंड फेज़ है स्कूलों में जाना। अच्छा। तो हमने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को पहले तो लिखा कि वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के सिलेबस का इसको हिस्सा बना दें। छोटी क्लासेस जो हैं, बच्चे छोटी क्लासेस में प्राइमरी स्कूल लेवल पे उनके सिलेबस में कहानी के अंदाज में, चाहे हया और बहादुर के थ्रू, हम ये बता दें कि गुड टच एंड बैड टच क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और उनको ज़ाहिर है उनके टीचर्स सिखाएंगे, और फिर वो जो कहानी घर जाएगी तो उनके वालिदैन तक भी पहुंचेगी। तो एक तो ये है कि हम सिलेबस में ऐड कर दें। नंबर 2, अब क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो अब हम टारगेट कर रहे हैं समर स्कूल्स को, जहाँ समर कैंप्स लगते हैं। वो ज़्यादातर शहरों में हो रहा है, और हम स्कूल एजुकेशन से कोलैबोरेट कर रहे हैं कि हम समर कैंप्स में जाके फिज़िकली जाके टीचर्स को और बच्चों को वहाँ पे ट्रेन कर सकें। एंड देन द थर्ड पार्ट इज़ कि जब स्कूल दोबारा रीओपन होते हैं, तो हमारी कैंपेन का थर्ड पार्ट है कि हम अक्रॉस पंजाब रूरल एंड अर्बन सेटिंग्स में फ़िज़िकली जाके हर स्कूल में कहानी के अंदाज में और ये वीडियो प्ले करके बच्चों को सिखाना चाहते हैं व्हाट इज़ गुड टच एंड बैड टच। मुझे ये लगता है कि इस कैंपेन से इंशाल्लाह बहुत अफाका होगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऑलरेडी हम अक्रॉस द सोशल मीडिया मौजूद हैं, हमें बहुत अच्छी फीडबैक आ रही है। आपकी तरह दीगर जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो डिजिटल पे बड़े एक्टिव हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी मतलब आई विल नॉट नेम एनीबडी, लेकिन मिलियंस की रीच है जिस पे ये जा रही है, और बड़ा वेलकमिंग है। हम खुद बच्चों वाले हैं, वो हमसे पूछते हैं यार बहादुर की अगली कहानी कब आ रही है। अच्छा सभी सब, ये आई एम ग्लैड कि आपने सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स और इन्फ्लुएंसर्स का सहारा लिया। इट हैज़ एन इम्पैक्ट, वी कांट डिनाई इट, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारा जाता है। अच्छा, आप जो मामला है, मैं एक सेक्टर या एक डोमेन उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकती। वो हमारे बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं, बहुत सारी ऐसी मसाजिद हैं जहाँ पे तालीम दी जाती है, और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी ऐसे केसेस आते हैं। स्कूल्स कॉलेजेस की हद तक तो हम अवेयरनेस दे सकते हैं और पेरेंट्स को भी दे सकते हैं, बट वहाँ पे भी अवेयरनेस का जाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो बच्चों की एक क्लास है जो कि सबसे ज़्यादा आई गेस इम्पैक्ट है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी सेंसिटिव एज वेल। पहले तो सबसे पहले ये है कि स्टैट्स हमें जो बताते हैं उसमें वो टॉप टियर नहीं है। ओके। उसमें एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद केसेस रिपोर्ट नहीं होते। हमारी सोसाइटी में ये भी एक मसला है कि जो मैंने आपको 3000 केसेस बताए हैं, दीज आर द रिपोर्टेड केसेस। तो वी कैन इमेजिन कि इससे ज़्यादा हो सकता है, आई एम श्योर। दूसरा पहलू, बिल्कुल इन्हीं दिनों में एज ऑफ नाउ हम आपके साथ बैठे हुए हैं, अभी आजकल हम ईद की तैयारियां कर रहे हैं, फिर मुहर्रम आ जाएगा, और हम ऑब्वियसली लॉ एंड ऑर्डर स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं।
हमारी रोज़ाना की बुनियाद पे उलमा कराम से मीटिंग्स हो रही हैं, डेली बेसिस पे। और हमारे पास तमाम मकाते फ़िक्र से जो बुज़ुर्ग हैं, उलमा हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं, हम उनके सामने भी ये कैंपेन रख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और आपको खुशी होगी ये जान के कि हमें बड़ा वेलकमिंग रिस्पांस मिला, चले, I'm glad. बहुत वेलकमिंग रिस्पांस मिला है। तो हमारा और फिर दिलचस्प पहलू ये है कि हमारे लोगों के लिए भी कि उन्हें ये अंदाज़ा हो कि अब बहुत सारे हमारे मदारिस भी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। यानी हमें उनकी तरफ से ये रिस्पांस मिलता है कि सर आप हमें बैकवर्ड ना समझें, हम IT भी पढ़ा रहे हैं, हमारे बच्चे जो है वो टॉप भी कर रहे I हैं, can imagine, और दे आर ऑन द डिजिटल मीडिया एज वेल। Yeah, they are. वो स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसलिए हमने डिजिटल मीडिया को भी यूज़ किया था। आप खुद कम्युनिकेशन बैकग्राउंड से हैं, हम एक थ्योरी पढ़ा करते थे, इमिटेशन थ्योरी। When you see something, you imitate. Imitate, yeah. जानते हुए या अनजाने में। तो हमारी कोशिश ये है कि सटल वे में हम ये ट्रेन कर दें सोसाइटी को। बच्चों को हम वाज़े तौर पे ये नहीं बता सकते कि आप पे कौन हमला करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली स्टैट्स ये बताते हैं कि उनके क्लोज टीयर में ये होता है, उनकी फैमिली में, इमीडिएट फैमिली में होता है, मोहल्ले में होता है, मोहल्ले के दुकानदार से खुदा न खास्ता हो सकता है, अपने ड्राइवर से हो सकता है, टैक्सी ड्राइवर से हो सकता है, स्कूल पिक एंड ड्रॉप। मतलब आई विल नॉट टू नेम एनीबडी, आई डोंट वांट टू नेम एनीबडी, लेकिन स्टैट्स हमें ये बताते हैं कि आपके क्लोज सर्कल में अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है। लेकिन हम किसी को टैग नहीं करना चाहते। हमारी सोसाइटी फैमिली ओरिएंटेड है। हमने बच्चों को, पेरेंट्स को, दादा जान को इस्तेमाल किया है कहानी बताने के लिए। हम सिर्फ ये सिखाना चाहते हैं कि बुरा टच है क्या, व्हाट इज अ गुड टच एंड बैड टच। आपको पता चल गया, उसके बाद आप सबसे मोहतात हो फिर जाएंगे। आपको डिफरेंशिएट कर लेगा बच्चा, उसको आइडिया हो जाएगा कि चाहे उसको वो पता रिश्तेदार है, चाहे वो मोहल्लेदार है, या वो दुकानदार है, होगा। आप जान जाएंगे कि इस पे मुझे शोर मचाना है और ये जाना है। तो ये हमारा पर्पस है। और आई एम वेरी मच होपफुल कि हम इंशाल्लाह इस कैंपेन को तमाम टीयर्स पे लेके जाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह करे ऐसा ही हो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव इशू एट द सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच सभी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। तौसीफ सभी गोंदल, तर्जुमान महकमे दाखिला पंजाब हमारे साथ मौजूद थे। जी, गुड टच बैड टच के हवाले से जो कैंपेन पंजाब हुकूमत ने शुरू किया है, आप अपने बच्चों को भी ये जो एनिमेटेड कार्टून सीरीज़ है ज़रूर दिखाएं। आप एक बहुत बेहतर अंदाज में अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं कि कैसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट करना है गुड टच और बैड टच। और ये आजकल के दौर में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ वेरी गुड अवेयरनेस कैंपेन। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ इस वक्त DIG इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद जवाद तारिक साहब मौजूद हैं, उनको खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस्लामाबाद पुलिस ने डेफिनेटली बहुत अच्छा काम किया 20 आवर्स के अंदर मुलजिम को ट्रेस करना, जबकि सिर्फ एक CCTV फुटेजेस थी और चंद कॉल्स थी। हमें थोड़ा सा इस केस की डेवलपमेंट के हवाले से बताइएगा, क्या सूरत हाल है अभी तक? थैंक यू वेरी मच जी। इसमें जी इसको बेसिकली ये एक ऑब्वियसली हमारे लिए एक ब्लाइंड मर्डर था, तो उसको ट्रेस आउट करने के लिए हमें बड़े मल्टीपल जो है वो चैनल्स को फॉलो करना पड़ा। CCTV फुटेजेस के ऊपर एक मल्टीपल टीम्स हमने लगाई, जो सेफ सिटी कैमराज और जो हमारे प्राइवेट कैमराज होते हैं लोगों के घरों के ऊपर और शॉप्स के ऊपर, दुकानों के ऊपर, बैंक्स के ऊपर, तो उधर से हमने इसको फॉलो करना शुरू किया, उसका सारा एस्केप रूट को ट्रैक करने के लिए। और इसी तरह किसी फुटेज में वो उसकी कोई अच्छी एक विजुअल आ जाए जिसकी वजह से हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें। तो एक तो हमने इस चैनल को फॉलो किया, दूसरा जो है सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म्स थे सना के, उसके थ्रू हमने कोशिश की कि किसी तरह से इस बंदे को हम आइडेंटिफाई कर सकें। मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स जो उसके साथ कॉन्टैक्ट में थे या कभी जिनकी मुलाकात हुई उसके साथ, तो वो एक हमने वहाँ से सस्पेक्ट्स की एक लिस्ट बना ली। तो इवेंचुअली और कुछ इंटरव्यूज भी किए काफी सारे लोगों के, तो इवेंचुअली हमें जाके पता चला कि ये मोस्ट लाइकली ही इज द वन जिसने ये एक्ट कमिट किया है। तो जब हमने उसके एड्रेस और चीजों का पता चलाया तो पता चला कि जी वो फैसलाबाद का रिहायशी है। तो वहां पे हमने फिर फौरी तौर पे अपनी टीम जो है वो फैसलाबाद डिस्पैच कर दी और फिर फैसलाबाद पुलिस के थ्रू और सारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के थ्रू उसको वहां पे भी हमने फौरी तौर पर ट्रैक डाउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको हम टाइमली वहां से अरेस्ट करने में कामयाब हो गए। और फिर उसके बाद जितनी तफ्तीश है वो फिर आगे मजीद उससे जारी है और मतलब ये क्लैरिटी आ गई है कि इसी ने ये एक्ट कमिट किया था। तो इस तरह से ये तकरीबन 20 आवर्स के अंदर जो है वो हमने ये केस इस लेवल तक सॉल्व कर लिया है जी। अच्छा डेज साहब, कल जब आई साहब भी प्रेस टॉक कर रहे थे और उन्होंने भी डिटेल्स बताई,
जो बज़ाहिर जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक यही बात थी कि सना ने दोस्ती से इनकार किया और उसकी वजह से उसके घर के अंदर जाकर इसने कार्रवाई की। फैमिली मेम्बर्स, इसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, ये सारे फैक्टर्स आप अभी इस तफ्तीश के अंदर एनालाइज कर रहे हैं? जी बिल्कुल, ये चीजें सारी देखी जाएंगी। अपेरेंटली तो जी ही इज मेंटली तो ही इज फाइन। बातचीत करने में और सारी उसकी डिसीजन मेकिंग और चीजें जो हैं उसके मुताबिक ही इज फाइन। और ये बड़े प्री प्लान तरीके से उसने ये जो है ना ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर जो है अटेम्प्ट किया, कमिट किया है। तो जो कि एक नॉर्मल इंसान को शो करता है कि जिसकी दिमाग की सारी चीजें बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, तब जाके उसने ये इतने तरीके के साथ ये एक्ट कमिट किया और फिर बड़े आराम से यहाँ से एस्केप कर गया बड़े कॉन्फिडेंट तरीके के साथ। और फौरी तौर पे मतलब एक्ट कमिट करने के फौरन बाद उसको पता था कि मैंने कहाँ जाना है और कौन सी मैंने ट्रांसपोर्ट लेनी है, और फिर मैंने फौरी तौर पे यहाँ से इस्लामाबाद छोड़ के अपने घर चले जाना है ताकि पीछे जो है उसका कोई ट्रेस ना रहे। और इवन वहां से जाते हुए वो सना का सेल फोन भी साथ लेके चला गया मौके पे। तो ही वाज मतलब वो अपने इतने सेंसेस में और उसकी डिसीजन मेकिंग इतनी काम कर रही थी। तो ये उसकी है जी सिचुएशन। फर्दर उसकी जो भी अगर होगी वो चीजें जो है वो फिर मेडिकल और दूसरे एनालिसिस के थ्रू। जी साहब, इन द एंड हमें बस थोड़ा सा आगे ये बताइएगा कि फर्दर इस पे जो कार्रवाई वाला मामला है, जाहिर है सोशल मीडिया के ऊपर भी पीपल आर डिमांडिंग जस्टिस सना के लिए, क्योंकि ये ऐसे वाक़यात हैं जो उस वक्त एक पूरी सोसाइटी को झंझोड़ते हैं कहीं ना कहीं कि एक बच्ची जो कि बहुत यंग है और वो कोई ऐसा कंटेंट, उसका कोई ऐसा मसला नहीं है, वो एक अपनी इन्फ्लुएंसिंग कर रही है। क्या ये इतने हम प्रोन हो गए हैं एज अ सोसाइटी? सो आई रियली वांट कि आप हमारे प्लेटफॉर्म से इस हवाले से भी कोई मैसेज देना चाहिए, क्योंकि कल आईजी साहब ने कल बहुत सेंसिबल तरीके से इस चीज़ को कहा कि अगर हमारी बच्चियाँ ऐसा कुछ भी फॉर चॉइस, फॉर प्रोफेशन कुछ भी कर रही हैं तो वी शुड इनकरेज देम। ये पर्पज़ नहीं है कि आप किसी बच्ची ने अगर इनकार कर दिया है तो उसके साथ ये सलूक किया जाए। तो सेफ्टी को मेक श्योर करना, ये आप क्या समझते हैं? आप हम कुछ कहना चाहें हमारे प्लेटफॉर्म से? तो जी इसमें जो है ना दो बातें करना चाहूंगा कि जी एक तो इस तरह की सिचुएशन जिस तरह की ये डेवलप हुई है, इसमें लड़कों की भी तरबियत फैमिलीज को, पेरेंट्स को बड़े अच्छे तरीके से करनी चाहिए। उनको मॉनिटर करना चाहिए कि वो किस किस्म की एक्टिविटी है, उनका किस किस्म का बिहेवियर है। और इस तरह की कहीं सिचुएशन हो जहाँ पे कोई रिजेक्शन वाला पहलू आ जाता है तो उसको कोई ईगो का मसला नहीं बना लेना चाहिए और इस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि आप किसी की जान ले लें। तो इस एक तो ये एस्पेक्ट है। और दूसरा ये है कि जो दूसरी साइड है, जो विक्टिम साइड है, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों हो सकते हैं। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए। बच्चों को हमें इनकरेज करना चाहिए। जो कोई अच्छा डिजिटल कंटेंट जो है वो क्रिएट करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल अच्छे तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए और हमें बच्चों को इनकरेज करना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें उन्हें ये भी तरबियत देने की जरूरत है, बच्चों को समझाने की जरूरत है कि अगर आप कहीं से कोई आपको कोई इंटिमिडेट करता है सोशल मीडिया के ऊपर ऑनलाइन, तो यू शुड रिपोर्ट इट। मतलब वो पेरेंट्स के साथ शेयर करें, बड़े बहन भाई के साथ शेयर करें। और कोई बहुत ही सीरियस किस्म की सिचुएशन है तो पुलिस के साथ, FIA के साथ ये चीजें फौरी तौर पे होनी चाहिए ताकि उसका एक करेक्टिव एक्शन लिया जा सके, लीगल एक्शन लिया जा सके। तो बच्चों को ये चीज रियलाइज करानी बड़ी जरूरी है कि कहीं पे आप किसी से थ्रेटन फील करें, कोई आपको इंटिमिडेट करे, कहीं से आप रेड फ्लैग कहीं से आपको नजर आता है तो फौरी तौर पे यू शुड रिपोर्ट इट, शेयर किया जाए ताकि उसका करेक्टिव एक्शन हो। मतलब अगर ये चीज होती इस सिचुएशन में भी तो शायद ये इंसिडेंट जो है वो बिल्कुल प्रिवेंट हो सकता था। बिल्कुल सही है। थैंक यू वेरी मच। DIG इस्लामाबाद पुलिस मोहम्मद जवाद तारिक हमारे साथ मौजूद थे जी। सना यूसुफ का जो केस है और इस पे अनफॉर्चुनेट है, कब तक हम ऐसे केसेस होते हुए देखेंगे? और अभी DIG साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हमें अपने बेटों की तरबियत में ये चीज़ ज़रूर लाने की ज़रूरत है कि अगर आप में कोई रिजेक्शन या इफ़ समवन इज़ सेइंग नो टू यू, आपकी ईगो का मसला नहीं होना चाहिए। मैं 17 साल की बच्ची है और वो ख़ुद भी आई गेस 22 इयर्स का लड़का है जिसने ये कोल्ड मर्डर किया है। एंड आई एम सैड अबाउट इट बिकॉज एज अ सोसाइटी ये पेरेंट्स, सना के पेरेंट्स जैसे बहुत उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है कि उनकी बच्ची जो कि महज 17 साल की है और वो सोशल मीडिया के ऊपर उसकी प्रेजेंस ने उनको किस मकाम तक ला दिया है कि उनकी बच्ची उनके दरमियान में नहीं है। वेरी अनफॉर्चुनेट। और हमें जब तक ये इस एग्ज़ाम्पल किसी भी केस में, ये सिर्फ सना का केस नहीं, हम एग्ज़ाम्पल सेट नहीं करेंगे तब तक ऐसी पता नहीं कितनी सना हम देखते रहेंगे और ऐसे वाक़यात होते रहेंगे। वी नीड टू सेट एन एग्ज़ाम्पल
जस्टिस शुड बी सर्व्ड और इसको कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए और चाहे इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए फोर्सेस को भी, अदालतों को भी, बिकॉज अब सबकी नज़रें अदालतों पे है कि सना को किस तरह से इंसाफ मिलेगा। इवन उनके फादर भी इंसाफ की अपील कर रहे थे और दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला सना के अहले खाना को सब्र दे और अपने बच्चों की तरबियत में, अपने बेटों की तरबियत में प्लीज़ इस बात को मेक श्योर करें। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर फरीहा मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन्कोलॉजी हैं। उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरीहा कि आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर फरीहा, आगाज़ में तो हमने जो एक बेसिक सी बात की कि समटाइम्स हमारे किचन के अंदर, हमारे फ्रिज के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बीमारियों की जो कहने गढ़ होती हैं, एंड वी डोंट इवन रियलाइज़। थोड़ा सा एड्रेस कीजिएगा इस हवाले से। इसमें बेसिकली एक्चुअली जो जब हम आटा गूंद के रखते हैं या नान, रोटी, खमीरी जिसकी भी बात करते हैं, बेसिकली वो जो नान और खमीरी रोटी है उसमें हम थोड़ा सा वो जिसे हम कहते हैं यीस्ट डालते हैं। अगर वो ज़्यादा देर के लिए पड़ा रहता है उसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है। समझ लो उसमें एक फंगल इन्फेक्शन आप खुद ग्रो करा रहे हैं और उसकी वजह से इन द लॉन्ग रन, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो वो एक फंगल इन्फेक्शन जो है वो, जिसे अगर हम स्पेसिफिकली लिवर रिलेटेड बात करते हैं तो एक एफ्लाटॉक्सिन एक फंगस होती है। तो वो देर आर सम स्टडीज़, उसको आप बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन देर आर सम स्टडीज़ कि उसकी ओवर ग्रोथ इन सारी चीज़ों की वजह से होती है एंड दैट इज़ अ नोन रिस्क फैक्टर कि जिसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है एंड दैट कैन लीड टू लिवर कैंसर। और तो इसलिए अगर हम थोड़ा पीछे चले जाएं, जब लोगों के घरों में फ्रिज वगैरह नहीं हुआ करते थे, लोग ताज़ा चीज़ें यूज़ करते थे, तो तब बीमारियां भी कम थीं। तो बेसिकली रीज़न्स अगर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि नो डाउट हम अपनी ईज़ देखते हैं, चीज़ ख़राब नहीं होती, लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि ताज़ा चीज़ें जो है वो यूज़ कर लें। लेकिन ये जैसे अगर आपने बहुत ज़्यादा गूंद लिया, 3-4 दिन आप उसको यूज़ करेंगे, अपेरेंटली तो वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन उसमें ओवर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इन द लॉन्ग रन अगर आप वो रूटीन प्रैक्टिस में यही काम बार बार कर रहे हैं तो दैट कैन लीड टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है उसमें हम ये कहते हैं कि आपको हर चीज़ बैलेंस लेनी है, फ्रेश लेनी है, वो फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, खाना हो। इवन आप फ्रिज में भी उस तरह से टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर सकते, स्पेशली आजकल का जो सीज़न है जिसमें कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लाइट आ रही है, जा रही है, फ्रिज खुल रही है, बंद हो रही है, तो वो जो एक आइडियल टेम्परेचर है आप नहीं मेंटेन कर सकते। डॉक्टर फरीहा, इसमें हम फ्रोजन फूड का तो इस्तेमाल बहुत करते हैं, इवन हमारे घरों में प्रैक्टिस होती है, इवन वर्किंग लेडीज जो होती है दे कुक फूड संडे सैटरडे को और वो फ्रीज कर देती हैं। लेकिन उसमें भी अगर हम चलें करते हैं तो उसको पोर्शंस इतना हो कि आप बस एक दफ़ा निकालें एंड दैट्स इट, खा लें। हाँ। लेकिन ये नहीं है कि आप बार बार उसे रीहीट कर रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं। बिल्कुल ठीक है। आपका जो फूड है वो डीनेचर होता है, प्रोटीन्स उसमें आप उसको बार बार मतलब एक इंसल्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर डिफरेंट तरह की टॉक्सिन्स पैदा हो रही हैं। तो इसलिए वो जो एक बेसिक नेचर की जो चीज़ है ना कि आपने ताज़ा खाना है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा समझ लें ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल चेंजेस, हमारी बिजी स्केड्यूल्स की वजह से वो सारा कुछ। डॉक्टर फरीहा, एक और फैक्टर जो कभी मेरे प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया, हम एयर फ्रायर और माइक्रोवेव के इस्तेमाल पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सुन रहे हैं कि ये भी कैंसरस है, इस पे भी ज़रा हमें। अच्छा, इसमें एयर फ्रायर तो चूँकि अभी बिल्कुल नया है तो इसलिए उसका बहुत ज़्यादा हमें टू बी ऑनेस्ट आइडिया भी नहीं है। ठीक है। माइक्रोवेव के बारे में जो बेसिकली उसमें आयनिक रेडिएशंस होती हैं, लिटरेचर यही कहता है कि उस तरह से जो एक साइंटिफिक लिटरेचर है वो यही कहता है कि उस तरह से उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किस चीज़ में उस खाने को हीट कर रहे हैं। जो हम प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक डेफिनेटली उस खाने के साथ मेल्ट होते हैं। तो अगर आपको माइक्रोवेव यूज़ करना भी है तो कोशिश करें कि प्लास्टिक्स को अवॉइड करें। नो डाउट आपको बाज़ार में बहुत सारे बर्तन मिलते हैं जिनके ऊपर लिखा है जी माइक्रोवेव सेफ। अब 200 रुपये 300 रुपये वाला प्लास्टिक का बर्तन, आई डोंट फील कि वो माइक्रोवेव सेफ होगा। तो वो क्योंकि वो आपको जो शॉपकीपर है वो क्लेम करता है कि जी ये माइक्रोवेव सेफ है, लेकिन
टू बी ऑनेस्ट आई डोंट फील कि वो माइक्रोवेव सेफ है, बिकॉज इवन शीशे के बहुत सारे ऐसे बोल्स वगैरह हैं जिसमें आप यूज़ कर सकते हैं, यू हैव टू अवॉइड प्लास्टिक। उसमें क्योंकि उसमें जो चीज़ आप अवॉइड कर सकते हैं कम से कम वो तो आपको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि लिटरेचर उस तरह से नहीं सपोर्ट करता कि जी इसकी वजह से वो होता है। लेकिन आप किस चीज़ में कर रहे हैं, आप एक ही चीज़ को कितनी दफ़ा गर्म कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी उसके साथ जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं चीज़ को। अच्छा डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस बी सी मैंने जो भी पॉइंट आउट किया, मैं चाहूँगी इस हवाले से भी आप बताएं कि इतनी बड़ी तादाद में अगर लोगों को हो रहा है और लोगों को पता नहीं है कि उनको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, उनको कैसे चेक कराने हैं अनटिल अनलेस वो कैंसरस नहीं हो जाता। इसमें बेसिकली तो कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम बहुत सारे लोग उसका ख्याल नहीं करते, क्योंकि जो इंसिडेंस रेज हो रहा है उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। एक तो क्योंकि दोनों हेपेटाइटिस बी एंड सी दोनों ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस हैं, खून के ज़रिए एक से दूसरी पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम सारे सोचते हैं खून तो हम नहीं लगवा रहे या कुछ उस तरह से, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो हम शेयर कर रहे हैं जो कि एज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिशन उसके अंदर आ रही हैं। जैसे अगर हमारे मेल्स मेजॉरिटी बार्बर शॉप्स पे जाके बाल कटवाते हैं, तो जो नाई का उस्तरा है वो दैट इज़ अ मेजर रीज़न कि जिससे एक को कट लगा, वो उस तरह से प्रॉपरली उसको स्टेरलाइज नहीं करते। एक को कट लगा, दूसरे को कट लगा, वो उधर से उधर ट्रांसफ़र हुआ। तो जो आपकी बार्बर किट्स हैं या बार्बर शॉप्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इन्फेक्शन एक से दूसरे को ट्रांसमिट हो रहा है और अननोइंगली ट्रांसमिट हो रहा है, किसी को पता भी नहीं है। वो बेचारा तो एक अपने रूटीन उसके लिए गया हेयर कट के लिए। तो सेकेंडली जो दूसरी चीज़ है कि अभी तक हम इस चीज़ से नहीं निकल पाए कि वो जो टीका और ड्रिप वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी लोग हैं उनका ख्याल है कि इमीडिएट रिलीफ के लिए टीका और ड्रिप जो है ना वो करना चाहिए। तो जो नीडल शेयरिंग है, जितने भी हमारे कह लें कि गाँव देहातों में जो क्वैक्स बैठे हैं, डॉक्टर्स आई वोंट से कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जो क्वैक्स बैठे हैं वो सेम नीडल पूरे गाँव को एक ही नीडल से इंजेक्शंस लग रहे हैं और वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस लग रहे हैं। और अगर आप एक रैंडम स्क्रीनिंग करना शुरू करें तो ये जो फिगर हम कोट कर रहे हैं, जो हमारे पास स्टैट्स हैं, इससे कहीं ज़्यादा ये फिगर है, क्योंकि वो एक से दूसरे से तीसरे वो उस तरह से चल रहा है। देखे जहाँ पे पूरा गाँव। तीसरी चीज़ जो है, जैसे फीमेल्स पार्लर्स में जाती हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर, वही सेम इंस्ट्रूमेंट शेयर हो रहे हैं। तो बहुत घरों में आई डोंट नो टूथब्रश शेयरिंग, अगर आपके पास कोई जैसे कह लें कि जो सेम इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे कट लगने के चांसेस हैं वो शेयरिंग है, तो उसमें डेंटल प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई आप क्वालिफाइड डेंटिस्ट के पास जाएं। आप एक टाइम की कॉस्ट देख रहे हैं, लेकिन एक लाइफ टाइम रिस्क आप उसके साथ ले रहे हैं कि जी डेंटिस्ट बहुत महंगे, लेकिन वो डेंटिस्ट अगर उसको स्टेरलाइज करता है, वो सारा प्रोसेस करता है, ऑब्वियसली दैट कम्स विद अ कॉस्ट, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिस्क भी तो आप कम कर रहे हैं ना। तो जो क्वैक्स हैं वो तो इस चीज़ का कभी भी ख्याल नहीं रखते, या जो लो कॉस्ट में आप जाते हैं, तो हमेशा जब भी आप कहीं भी जाएं इंश्योर करें कि आपकी जो स्टेरलाइजेशन है इंस्ट्रूमेंट्स की वो कैसी है, वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आप बार्बर शॉप्स पे जा रहे हैं तो वो उसके लिए आप अपनी किट यूज़ कर लें, वो आपने यूज़ करनी है। एक दफ़ा आप 3-4-5 हज़ार की एक इन्वेस्टमेंट कर लेंगे तो कम से कम आप बच जाएंगे उस सारी चीज़ से कि खुदा ना खास्ता अगर आप वो एक इन्फेक्शन एक्वायर कर लेते हैं तो उससे जो होता है। फिर सेकेंडली हेपेटाइटिस बी का इंसिडेंस थोड़ा सा कम इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन आ गई है। अब वो हमारे बच्चों के EPI स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में है, तो वो इस वजह से हेपेटाइटिस बी कम हो रहा है, लेकिन हेप सी इज़ ऑन द राइज। लेकिन एक अच्छी जो चीज़ है वो ये है कि गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, उसमें हेपेटाइटिस सी की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स में फ्री अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो उसमें अगर मतलब ये जैसे स्क्रीनिंग लोगों को करानी चाहिए, अगर उसमें इन्फेक्शन डिटेक्ट होता है तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर ट्रीटमेंट, क्योंकि अगर आप ट्रीटमेंट करा लेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा तो दे आर वेरी हाई चांसेस कि आप फ्यूचर की रिस्क और कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, मतलब अगर मैं क्लिनिक करती हूँ 20-25 पेशेंट्स का, तो उसमें 4-5-6 पेशेंट्स हेपेटाइटिस लिवर कैंसर के हैं। तो अब आप देखेंगे ये वो हैं जो डायग्नोज होके इधर पहुँचे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो डायग्नोज ही नहीं होते, और ना स्क्रीनिंग है ना डायग्नोसिस है। इवन जिनको हेपेटाइटिस सी का पता भी है
उन्होंने ट्रीटमेंट भी ले ली है, दे डोंट गो फॉर स्क्रीनिंग ऑफ कैंसर, क्योंकि जब एक दफ़ा हेपेटाइटिस सी क्योर भी हो जाता है तो लिवर के अंदर एक इन्फ्लेमेशन, सोजिश परसिस्ट करती है फॉर लाइफ, और उसके लिए एवरी 6 मंथ्स एक अच्छे रेडियोलॉजिस्ट से अल्ट्रासाउंड और एक ब्लड का टेस्ट होता है AFP लेवल, उसको एक रेगुलरली उस बंदे को जो है वो रूटीन में वो टेस्ट करवाने चाहिए, सो दैट कि अगर वो आ भी जाए तो आप उसको अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट कर लें, सो दैट कि आप उसको क्योर कर पाएँ। क्योंकि हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स वो आते हैं जो कि बहुत एडवांस स्टेजेस पे आते हैं, जिसके लिए कि समझ लें हमारे पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होती हैं। तो इसलिए जिस चीज़ को हम बेस लाइन से पकड़ सकते हैं उसको हम जाके एंड पे पकड़ते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन्फेक्शन होने से पहले ही हम उसको प्रिवेंट कर लें। फिर अगर खुदा न खास्ता इन्फेक्शन हो जाता है तो एक मतलब उसके लिए ट्रीटमेंट लें, उसके लिए ट्रीटमेंट लें, रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में जाएं ताकि वो इन्फेक्शन अर्ली डिटेक्ट हो जाए। डॉक्टर साहब सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं ज़रूर चाहूँगी क्योंकि हमारे पास वक्त भी कम है, ये जो हम जिन डिजीज़ की बात करें, हेपेटाइटिस सी की बात करें जो बहुत ज़्यादा राइज पर है, ये प्लीज़ बताएं कि ये ट्रीटेबल है, अगर आपको हो जाता है तो आप इससे अगर टाइमली ट्रीटमेंट ले रहे हैं और क्या ट्रीटमेंट है ये भी थोड़ा सा। बिल्कुल ट्रीटेबल है, मैंने जैसे पहले मेंशन किया कि अब तो इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है और मेजॉरिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हेपेटाइटिस प्रोग्राम पंजाब गवर्नमेंट के रन कर रहे हैं, वहाँ से फ्री ट्रीटमेंट्स मिलती हैं। 3 मंथ्स की ओरल टैबलेट्स का ट्रीटमेंट है और तो इसलिए इसमें तो कोई इंटेंस अब ट्रीटमेंट भी नहीं रही। प्रीवियसली समझ लें आज से 10-12 साल पहले इसके इंजेक्शंस हुआ करते थे, उनके साइड इफ़ेक्ट्स थे, वो कॉस्टली भी बहुत था। फिर जब ये टैबलेट्स आई तो ये भी बहुत कॉस्टली थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब ट्रीटमेंट्स इतनी रेडिली अवेलेबल हैं, रिसर्च है, बहुत सस्ती ट्रीटमेंट हो गई है इसकी। और सेकेंडली चूँकि आपको फ्री फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं तो उसके लिए तो जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते उनके लिए भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो बस वही बात है कि हिम्मत करने की और एक विल की बात है कि आप उसकी स्क्रीनिंग कराएं, और स्क्रीनिंग टेस्ट भी बहुत महंगे नहीं हैं। सिम्टम्स क्या आए तो आपको फौरन अच्छा, इसमें आमतौर पे सिम्टम्स इस तरह से नहीं आते कि तो वो एक जैसे आप ईयरली या एवरी 6 मंथली ईयरली आप एक रूटीन ब्लड टेस्ट, हर किसी को हैबिट होनी चाहिए कि आप अपने ब्लड टेस्ट ज़रूर कम से कम साल में एक दफ़ा रूटीन में ब्लड टेस्ट ज़रूर कराने चाहिए, क्योंकि सिम्टम्स तभी आते हैं जब प्रॉब्लम बढ़ चुकी होती है। तो इसीलिए आप उसको उससे पहले डिटेक्ट करें सो दैट कि आप उसको क्योर कर सकें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर फरिया, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई हमारे साथ। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ऑन्कोलॉजी डॉक्टर फरिया मौजूद थी जी, और जिस तरह से कैंसरस चीज़ों के हवाले से और बहुत सारी ऐसी हमारी लाइफस्टाइल में चीज़ें शामिल हैं जो कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान पहुंचा रही हैं। और डॉक्टर फरिया ने भी हेपेटाइटिस बी और सी के हवाले से बताया कि बी की तो ऑलरेडी वैक्सीनेशन है, लेकिन सी हेपेटाइटिस सी जो है वो राइज पर, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, उसको आप अगर अवॉइड कर सकते हैं इट्स ट्रीटेबल। और अब तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इसका ट्रीटमेंट भी बहुत मिनिमल अमाउंट में हो जाता है। सो अगर आपको ये हैबिट नहीं है कि आप अपनी स्क्रीनिंग कराएं तो प्लीज़ एवरी 6 मंथ्स ट्राई टू गो टू अ हॉस्पिटल और अ क्लिनिक, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं अपनी स्क्रीनिंग कराएं और बीमारियों को प्रिवेंट करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी देना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।